कार्ड के बारे में है, जिसकी जानकारी हमें मिस्टर विशाल कदम देंगे। मिस्टर विशाल कदम ने अपनी स्टडीज में मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और हमारे साथ और सोपान के साथ वो पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं। मिस्टर विशाल कदम सोशल वर्किंग के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुविद्या सेंटर ऑफ स्पेशल एजुकेशन के हैं। सोपान was the state model agency center of Maharashtra National Trust from 2011 to 2017. Mr. Kadam was the coordinator of SMAC. Sopan has been now appointed as the local level committee by the National Trust of Mumbai Suburban, which gives legal guardianship to adult person with disability in that area. Mr. Kadam currently coordinates the local level committee work of Sopan and enrolls people for Nirmay card also. So with this, we'll start with the webinar and we'll know about the unique card, the unique identity card by Mr. Vishal Kadam. Vishal sir can start. Okay. Thank you, Ruchi ma'am. तो सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. ओके, आज का टॉपिक है यूडीआईडी कार्ड और निरामय हेल्थ इंश्योरेंस। दोनों में जो अलग अलग है, जैसे कि यूनिवर्सल डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड और निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत इंश्योरेंस स्कीम्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए दिया जाता है। वो दो टॉपिक है आज के सेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। तो यूडीआईडी क्या है उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। पहले तो एक ऐसा कार्ड है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को कहाँ भी वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कौन से भी ऑफिस में जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि आपके पास स्कीम का लाभ लेने के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है क्या। तो उसी टाइम इस आइडेंटिटी कार्ड जो एटीएम के साइज जैसा एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है वो आपको यूजफुल हो सकता है। तो इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि 2011 में एक जनगणना हुआ था, उसमें से 21.9 मिलियन जो इंडिया के पॉपुलेशन है वो अलग अलग टाइप से डिसेबिलिटी उनको। हेलो Everyone, please mute yourself, please, so that we can hear Mr. Kadam very nicely. Thank you. Okay. 2011 में एक जनगणना हुआ था, उसके अनुसार 21.9 मिलियन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी है। तो इसमें बहुत सारा डिसेबिलिटी कवर करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज किया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उसका डबलिंग डेटा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये यूडीआईडी कार्ड का सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने जनरेट किया है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो ऐसा एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड रहता है। उसमें डिसेबिलिटी टाइप लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, इश्यू कब किया है और वैलिड कब तक है, और उसका जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उनका आधार कार्ड नंबर और स्टेट, ऐसा एक कार्ड रहता है। उसके ऊपर सब जानकारी आपको दी जाती है। अब ये कार्ड आपको कैसे मिल सकता है, उसका उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कार्ड निकालने के लिए, वो हम आज के सेशन में जान लेंगे। उसका एक ऑब्जेक्टिव है
जैसे कि आपको कहाँ भी जाते हैं तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते थे पहले, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लो, कंसेशन फॉर्म ले लो, मेडिकल का हिस्ट्री का फाइल ले लो। जहाँ भी जाते हैं तो आपको एक बस एक कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड है, वो आपको दिखाना है। उसके अनुसार आपको जो भी अलग अलग स्कीम्स का लाभ है या ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसी टाइम आपको यूज कर सकते हैं। बस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर सब, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, उसके ऊपर सब जानकारी दी जाती है, जैसे कि नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, आधार कार्ड होता है। तो उसके अनुसार किसी को भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि कौन सी डिसेबिलिटी है, या ट्रेन में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो किसी को भी इंफॉर्मेशन उसके अनुसार मिल सकती है कि उसको डिसेबिलिटी कौन सा है, टाइप कौन सा है, वो सब उनको जानकारी मिल सकती है। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है और क्लियर नहीं आ रही है। ओके, यूडीआईडी कार्ड है, जैसे कि अभी आवाज आ रहा है ना? हेलो? हाँ सर, यस सर। ओके, यूडीआईडी कार्ड के अनुसार आप अलग अलग स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इन फ्यूचर आपको निरामा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लाभ लेना है, या कुछ पेंशन स्कीम का लाभ लेना है, या कुछ आपको अलग अलग गवर्नमेंट का लोन्स रहता है, फाइनेंस स्कीम्स रहता है, ये सब स्कीम्स का लाभ लेने के लिए आपको यूडीआईडी कार्ड, यूडीआईडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरत है। क्योंकि वो जो पुराने सर्टिफिकेट थे जिसके ऊपर हाथ से लिखा होता डेटा या कुछ प्रिंटिंग डेटा, अभी वो वैलिड नहीं रहा है। तो आपको सबको एक यूडीआईडी कार्ड है, वो आपको निकालना इसेंशियल हो गया है। तो आपको सबको बताना चाहता हूँ कि जिनको यूडीआईडी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया अभी तक, उनको एक सेशन के थ्रू मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे इसका प्रोसीजर है, आपको यूडीआईडी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये सब हम जानकारी ले सकते हैं इसके थ्रू। और कार्ड के अनुसार जो भी बेनिफिशियरी है उसका फाइनेंशियल डेटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रैक होता है, जैसे कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस कौन सा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टेट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल है, या अलग अलग डेटा होता है, डेटा वो कैप्चर हो सकता है उसके थ्रू। ये जो यूडीआईडी कार्ड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ भी यूज कर सकते हैं। पहले जो आपको कार्ड मिलता था, डिसेबिलिटी कार्ड मिलता था, वो मैन्युअली मिलता था, जिसके ऊपर मराठी से इंग्लिश में लिखा होता था। जैसे कि रीजनल लैंग्वेज है, अलग अलग स्टेट में जाएंगे अलग अलग आपको डिसेबिलिटी कार्ड मिलता था, उसके अनुसार आप वो यूज कर सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड वेब एप्लीकेशन जनरेट किया, उसके थ्रू ही आपको ये यूडीआईडी कार्ड इशू हो जाता है। उसके लिए आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं है। जो भी आपको प्रोसीजर करना है वो सब ऑनलाइन ही करना है। उसके बाद आपको एक बार आ गया एक बार आपने एप्लीकेशन कर दिया तो उसके बाद एक क्विक असेसमेंट होता है, कैलकुलेटिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। हॉस्पिटल के थ्रू वो कैलकुलेशन करते हैं कि डिसेबिलिटी कितना परसेंटेज है, कौन सी डिसेबिलिटी है। उसके बाद वो रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को जनरेट किया जाता है। अभी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो रिसेंट कलर फोटोग्राफ लगेगा, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, उसका एक रिसेंट कलर फोटो होना चाहिए, वो आपको स्कैन करके रखना है। उसके बाद एक सिग्नेचर है या थंब इम्प्रेशन है बच्चे का या पर्सन विद डिसेबिलिटी का, उसका एक सिग्नेचर आपको स्कैन करके रखना है, वो भी 15 KB के अंदर वो होना चाहिए। उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको एज एड्रेस प्रूफ आपको अटैच करना है। देन आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ भी अटैच करना है, जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। उसमें से जैसे कि आपके पास एक ही प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड एक ही है, तो आपको डबल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उधर एक ऑप्शन आ जाता है कि ऑलरेडी अपलोडेड आधार कार्ड, तो उसके ऊपर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर सकता है। इन केस आपके पास दो अलग एड्रेस प्रूफ का अलग डेटा है, आइडेंटिटी प्रूफ का अलग डेटा है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने चाहिए।
उसके बाद जो जिनके पास ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जैसे कि जे हॉस्पिटल ने इशू किया होगा 2-3 साल पहले, वो आप सर्टिफिकेट का डेटा है वो उधर आपको मेंशन करना है, कभी लिया था, वैलिड कब तक है, कहाँ से लिया था, और उसका सब डिटेल से वो फिलअप करके वो सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। ये जो फॉर्म है बेसिकली 4 चीजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, देन एड्रेस प्रूफ है, उसके बाद डिसेबिलिटी का इंफॉर्मेशन है, और आपका इनकम का इंफॉर्मेशन। ऐसे 4 पार्ट में फॉर्म को डिवाइड किया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट से आपको अपलोड करना है फॉर्म भरते वक्त, और ध्यान में रखना है कि जो भी केबी उन्होंने दिया है, साइज दिया है फाइल का, वो साइज के अनुसार ही आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में किसी को डाउट है क्या? सर एक पेरेंट ने रिक्वेस्ट की है, एकदम शॉर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स रिपीट कर दो ना, कौन कौन से चाहिए। ओके, एक तो फोटो चाहिए, जो पासपोर्ट साइज फोटो, एक सिग्नेचर चाहिए बच्चे का, इनकेस सिग्नेचर नहीं करता होगा तो थंब इम्प्रेशन चलेगा, और एक आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ। इनकेस उनके पास डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का डिटेल्स उनको अपलोड करना है। ये बेसिकली 4 चीजें से जो आपको वेब पोर्टल पर अपलोड करना है। ओके। एक सेकंड पूछने का है। हाँ हाँ सर। ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, हाँ लेकिन वो रिन्यूएबल मींस अभी रिन्यू करना है उसको। ओके। तो हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है अभी, तो ये ऑनलाइन ही रिन्यू करना पड़ेगा। सर जो प्रोसीजर है ऑनलाइन ही आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपको असेसमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। पहले आपको तो ऑनलाइन कौन से हॉस्पिटल में बुलाते हैं वो लोग? मैं आगे बता देता हूँ पीपीटी में अच्छा। आपको कहाँ कैसे क्या करना है। रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चंस आप एंड में रखेंगे ना, आप लिख के रखिएगा, अदरवाइज वो कभी ही वोंट बी एबल टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स पे डालते जाइएगा, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े एंड में लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक Rukaiya, one second, Vishal. Rukaiya, just mute everybody except Vishal, me, and Ruchi. Yeah, can you do that? Yes, ma'am. Yeah, continue, Vishal. Sorry. हाँ, आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड के लिए एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता होगा कि स्वावलंबन कार्ड वेबसाइट है, www.swavlambancard.gov.in। ये वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। उसके बाद आपको एक राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म के ऊपर आपको सब इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको पहले प्रिपेयर रखना है। उसके बाद एक फॉर्म आता है, फॉर्म आपको भरना है, जैसे कि कलर पासपोर्ट साइज फोटो है, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है। इनकेस वो बिलोंग टू ओबीसी है, एसटी है, एसी है, तो उनका प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना है, वो डायरेक्टली डेटा मेडिकल अथॉरिटी को चला जाता है, और उसके बाद मेडिकल अथॉरिटीज और डेटा वेरीफाई करती है। ऐसा एक प्रोसीजर रहता है, उसके अनुसार ही फॉलो करना है। आपको पीडीएफ फॉर्म दिखाता हूँ कैसे होता है। ओके, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन है पर्सन डिसेबिलिटी का, वो आपको फिलअप करना है। उनका नाम है, फादर नेम, मदर नेम, और जो डेटा है आपको इंग्लिश में भी आपको फिलअप करना है, और हिंदी या मराठी में भी आपको फिलअप करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड है, फोटो है या आइडेंटिटी प्रूफ है, वो सब आपको अटैच करना है। एक ऐसा एक सेम फॉर्म है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त आपको शो करेगा, वो सब आपको फिलअप करना है और उसके बाद सबमिट करना है। ये एड्रेस डिटेल्स है,
डिसेबिलिटी का डिटेल्स है, जैसे कि सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी है आपके पास, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू क्या है, परसेंटेज क्या है और डिसेबिलिटी कौन सी थी, वो सब आपको डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी का एम्प्लॉयमेंट क्या है, उनका फैमिली इनकम क्या है, वो सब आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। आप आइडेंटिटी प्रूफ कौन सा देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक करना है और अटैच करना है। ऐसा एक बेसिक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। अभी आपने एक फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आपको विजिट करना है हॉस्पिटल में। जैसे कि अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाते हैं। जैसे कि मुंबई शहर में कुपर हॉस्पिटल या राजवाड़ी हॉस्पिटल आ जाता है। मुंबई सिटी में एप्लीकेशन करेंगे तो जेजे हॉस्पिटल आता है। रायगढ़ में करेंगे तो अलीबाग का सिविल हॉस्पिटल आएगा। ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल्स आपको एज पर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसके अनुसार आपको हॉस्पिटल इशू किए जाते हैं। आपको उधर विजिट करना है। उसके बाद आपको असेसमेंट के लिए वो असेसमेंट के लिए भेज देते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में। इन केस उनके पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको अलग अलग हॉस्पिटल में भी आपको भेज देते हैं। उसके बाद वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनका रिपोर्ट आ जाता है, उनका ओपिनियन आता है, उनकी डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज क्या है, वो सब जो डेटा रहता है वो मेडिकल बोर्ड को सबमिट हो जाता है और उसके बाद जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाते हैं। एक बार परसेंटेज कैलकुलेट हो गए तो डेटा जैसे कि मैंने बताया यूडीआईडी कार्ड प्रिंटिंग के लिए सेंड कर देते हैं और डिस्पैच के लिए सेंड कर देते हैं। इस पूरा प्रोसीजर के लिए मिनिमम 3 मंथ्स टू 6 मंथ का प्रावधान रखा है। वो सब प्रोसीजर हो जाता है 3 to 6 मंथ में आपको ये कार्ड इशू किया जाता है। मैं फिर से एक बार प्रोसीजर रिपीट करता हूँ। आपको स्वावलंबन कार्ड गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। फॉर्म क्लियरली विदाउट मिस्टेक फिलअप करना है, सबमिट करना है फॉर्म। उसके बाद आपको असेसमेंट के लिए हॉस्पिटल चला जाना है। उसके बाद असेसमेंट के बाद वो असेसमेंट रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड को सबमिट हो जाता है और उसके बाद आपको यूडीआईडी कार्ड इशू किया जाता है। ये बेसिक प्रोसीजर है। उसके लिए 3 to 6 मंथ का मिनिमम टाइम रहता है। उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये जो सर्टिफिकेट है आपको ईमेल पर भी इशू हो जाता है सॉफ्ट कॉपी, या आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्वावलंबन कार्ड जो वेबसाइट दिया है उसके ऊपर भी जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलता तब तक आप वो यूज कर सकते हैं। सेकंड स्कीम है शोभा मैम। हाँ बोलो। हाँ, स्वावलंबन का अभी क्वेश्चंस ले सकते हैं। Yeah. Now let's take the questions on UDID first before we move on. Everybody can unmute themselves. Rukaiya, enable that. सब अपना unmute करके आप सवाल भी पूछ लीजिए and कुछ chat box में है तो रुचि please moderate that. Yes, ma'am. There's one question in the chat box which I would like to take. After submitting the form, do we wait for the appointment? After submitting the form, do we wait for the appointment? मैडम इसका प्रोसीजर ऐसा रहता है, एक बार आपको असेसमेंट के लिए भेज देते हैं तो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल कब है, उसके अनुसार उनको डेट दिया जाता है। जैसे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि 3 to 6 मंथ का उनको टाइम लिमिट रहता है, उसके अंतर्गत ही आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अभी अप्लाई करेंगे तो वो डेट जनवरी का भी मिल सकता है आपको। डिपेंड रहता है कि असेसमेंट बच्चे को कौन से डिपार्टमेंट में चला जाता है। Okay. हेलो विशाल सर। हाँ, ऑलरेडी मेरे पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है। okay. तो अभी वहाँ से अलीबाग का जो सिविल हॉस्पिटल है ना, वहाँ से कहा गया है कि फिर से यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नया बन रहा है, तो मुझे फिर से सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे। आपने कभी अप्लाई किया था? ये तो 3 इयर्स हो गए मुझे अप्लाई किए हुए। तो यूनिक आईडी मेरा 3 इयर्स मतलब 2.5 साल हो गए मेरे पास आईडी है ऑलरेडी।
बट अभी कह रहे हैं कि अभी नया कुछ लॉन्च हुआ है करके, तो वाइड सर्टिफिकेट अभी जो ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट थे ना करके वो वैलिड नहीं होने वाले हैं, इनवैलिड होगा करके। तो अभी प्रॉपर वैसा नया यूनिक आईडी करके वो बनने वाला है करके। तो मेरे पास ये जो आपने स्क्रीन पे शो किया है ना, सेम हाँ। आईडी कार्ड है अभी ऑलरेडी। आप मैडम उसके ऊपर देख लीजिए वैलिड कब तक है वो कार्ड, तो आपको पता चलेगा आपको रिन्यूअल करना है या नया निकालना है, उसके अनुसार आप प्रोसीज कर दो। ओके ओके। बिकॉज है ना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, उसपे वो परमानेंट लिखा हुआ है वो सर्टिफिकेट का। शायद आपको जरूरत नहीं लगेगी फिर से वापस अप्लाई करने की। ये Okay. जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सेम चीज हाँ। से, तो आपको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नया सिस्टम में चला गया। ओके ओके फाइन सर, थैंक यू सर। और the फिर next- और एक चीज पूछना है कि सपोज जो पेरेंट्स है ना फिल नहीं कर पा रहे हैं फॉर्म वगैरह, तो वो यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो डायरेक्टली अगर अलीबाग जाके वहां से कर रहे हैं तो उनको पॉसिबल होगा वहां से जाके करना, या फिर वो फॉर्म भरना जरूरी होगा? मैडम फॉर्म तो आपको फिलअप करना पड़ेगा, वो नेसेसरी है। फॉर्म फिलअप करके बाद आपको एक रिसीट आता है और एप्लीकेशन आता है, वो आपको एप्लीकेशन और रिसीट लेके वही हॉस्पिटल में जाना है असेसमेंट के लिए, वही प्रोसीजर है मैडम। ऑफलाइन अभी बंद हो गया है सर। ओके ओके फाइन, थैंक यू सर। हेलो विशाल सर। हाँ मैडम। अब मैं थोड़ा ऐड करूँ इसमें कुछ? हाँ मैडम। हमारे यहाँ पे लाइक फ्यू नेट कैफेज है जो ये फॉर्म्स फिल करके सब करके देते हैं। और सिविल हॉस्पिटल्स में देयर आर डेज फिक्स्ड की वो मंडे और थर्सडे के बीच मॉर्निंग आवर्स में कभी भी जाके ये कर सकते हैं। लाइक अपॉइंटमेंट लिए बिना भी जाके वहाँ पे ओपीडी केस पेपर निकाल के दे कैन हैव असेसमेंट एंड गेट द थिंग्स डन। तो आई थिंक कि काफी जगह पर ये सुविधा, इवन इफ यू कॉन्टेक्ट एनी स्पेशल स्कूल नियर बाय, मतलब मेरे स्कूल में भी ऐसे लोग आते हैं जो स्कूल में नहीं है, बाहर कम्युनिटी में है, बट दे नीड हेल्प टू फिल दिस फॉर्म्स एंड ऑल दैट, तो वो भी काम कर देते हैं ये सब। मैडम हम सोपान की तरफ से भी जो यूडीआईडी कार्ड है उसका एप्लीकेशन भी हमारे यहाँ से भी हुआ है। हेलो विशाल सर, मैं वो हिरानी की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ मैडम। हाँ मैं कह रहा अभी 5 वर्ष झाले ते डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटचं, तर रिन्यू करावं लागेल का? सर्टिफिकेट कार्ड चेक करा व्हॅलिड कधीपर्यंत आहे, परमनंट आहे का डेट लिहिलेली आहे त्याच्यावरती, ते चेक करा, त्याच्यानुसार मग तिथे जावं लागेल का हॉस्पिटलला, जे हॉस्पिटलला? पहिले कार्ड चेक करा तुम्ही, कार्ड वरती व्हॅलिड कधीपर्यंत आहे त्याच्यानुसार प्रोसिजर करा। I think she doesn't have a UDID card, Vishal. She's asking for disability certificate. जरा पता। Okay, ठीक है। Okay, ma'am, the next question is disability certificate and UDI card can be applied at the same time? हाँ मैडम, एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, एक ही साथ आ जाता है, फॉर्म एक ही रहता है, अलग फॉर्म नहीं रहता। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड एक साथ में ही आ जाते हो, उसके लिए अलग एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं। हेलो, UDID कार्ड काय करायचं? मॅडम ऑलरेडी प्रेझेंटेशन मध्ये मी सांगितले आहे प्रोसिजर काय काय आहे ते, एकदा ते जर तुम्हाला जमत नसेल तर सोपान मध्ये या, एकदा अपॉइंटमेंट घेऊन मी तुम्हाला करून देईल ते प्रोसिजर। UDID कार्ड लेना भी जरूरी हो गया। पुराना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, उसके साथ आप निरामया के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू नाउ अप्लाई, वो प्रीवियस सर्टिफिकेट को सुपरसीड कर देता है। आणि सर ते निरामयाचे अर्ज राहिले पैसे भरायचे, ते पण भरायचे होते। निरामया के लिए प्लीज होल्ड ऑन कीजिए, लेट हिम फिनिश दिस, देन डू द निरामया, फिर क्वेश्चंस ऑन निरामया विल बी टेकन। ओके। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज अ मस्ट और यूडीआईडी कार्ड इज अ मस्ट। हाँ सर, अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अनुसार जो पुराने सर्टिफिकेट है और किसी भी स्कीम्स के लिए वैलिड नहीं ग्राह्य ले जाते हैं, तो आपको यूडीआईडी कार्ड और यूडीआईडी सर्टिफिकेट होना जरूरत है। जो पुराने सर्टिफिकेट है अभी वो वैलिड नहीं है, नए UDID ला काय लागणार? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ मैडम। मैं बोल रही हूँ मेरी जो लड़की है ना, वो हियरिंग हैंडीकैप है और उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, क्योंकि वो कंडीशनिंग में नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि उसका ऑडियोग्राम नहीं निकाला जाएगा, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं निकाला जाएगा।
तो अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो यूडीआईडी सर्टिफिकेट फिलअप हो सकता है फॉर्म? नहीं मैम, आप पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद हॉस्पिटल का लिस्ट आ जाता है उसके ऊपर, उसी हॉस्पिटल में आपको असेसमेंट के लिए जाना है, वो आपको रेफर करेंगे दूसरे हॉस्पिटल में, वहां से आपको रिपोर्ट लेके आना है, जो रिपोर्ट होगा वो लेके आना है, और उसके बाद उनको वापस सबमिट करना है। ये सब प्रोसीजर। हेलो हाँ मैम। हेलो विशाल सर, दिस इज कल्याणी, सोनिका's मॉम। आई जस्ट वांटेड टू नो कि रिसेंटली मैंने अभी नायर हॉस्पिटल में कॉल किया था, तो नायर हॉस्पिटल में उन लोगों ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया कि वहाँ पे डिसेबल सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो ओपीडी 13 में उन्होंने मुझे बुलाया कि उनके कोई साइकियाट्रिस्ट है, तो वो बच्चे को चेक करेंगे, उसके बाद में उन लोग फाइल्स तैयार करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज हमसे मंगाया है। तो शुड आई गो फॉर दैट और कैन आई अप्लाई इन दिस ओनली? आपने यूडीआईडी के लिए अप्लाई किया है क्या ऑनलाइन में? अभी तक तो नहीं किया, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू टू मी, मैंने आज ही मुझे पता चला इसके बारे में। मैं बस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो ऑटिज्म डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आई वांटेड टू गो फॉर दैट। तो मुझे क्या नायर हॉस्पिटल जाना जरूरी है या मैं यहीं पे ऑनलाइन ही कर? ऑनलाइन प्रोसीजर है वो फॉलो करो आप। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मैडम आपका? मैं ये सबब में रहती हूँ। तो आपको कुपर हॉस्पिटल का लिस्ट में नाम आएगा, उधर से आपको शायद रेफर करेंगे, आप नायर हॉस्पिटल में जाके असेसमेंट करो। लेकिन मैंने नायर में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने भी अपने बेटे के लिए करवाया, तो मुझे डायरेक्टली नायर हॉस्पिटल में ही, पहले मैंने जेजे में गई थी, तो जेजे से उन्होंने मुझे नायर हॉस्पिटल का मुझे बोला कि वहाँ होता है। इनफैक्ट हमारी जो डॉक्टर है, जो नया सिस्टम है ना, उसमें से फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद एक एप्लीकेशन और रिसीट आएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसके साथ आधार कार्ड और पुराना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी हॉस्पिटल का नाम आएगा आपके रिसीट के ऊपर, वही हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको एक डेट दे देंगे, असेसमेंट का डेट, और वही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। एज एन डायरेक्टली कौन से भी हॉस्पिटल में जाके आपको करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके विशाल सर, सो दॅट मीन्स की हम लोगों को जो रिसीट, आम्हाला जे रिसीट आणि हे मिळेल फॉर्म फिल केल्यानंतर, त्याच्यावर जे हॉस्पिटल येईल त्या दिवशीची तारीख देतात ती लोक, की ह्या दिवशी त्या हॉस्पिटलला जा, की आम्ही ती रिसीट घेऊन जाऊ शकतो कधी पण? मंगळवार आणि शुक्रवार असे 2 दिवस असतात मॅडम। ओपीडी टायमिंग सकाळचा असतो, पण शक्यतो पालकांनी लवकर तिथे विजिट करावी। म्हणजे आता समजा मी फॉर्म भरला, माझ्या मुलाचं डिसेबिलिटी आहे जे 2023 ला मे मध्ये एक्सपायर होत आहे, परमनंट साठी मिळेल नेक्स्ट जे रिन्युअल येईल ते, आणि मला तर त्याच्यासाठी पण मला आता हे भरलं मी ऑनलाईन यूडीआयडी आणि डिसेबिलिटी साठी, की मला जी रिसीट येईल ती घेऊन मी डेटची वाट नको बघू ना, मी डायरेक्ट जे हॉस्पिटल येईल तिकडे जाऊन हे करायचं ना, आणि तिथून मला अपॉइंटमेंट मिळेल? कळले? मंगळवार आणि शुक्रवार असे 2 दिवस आहेत। हा, ससून मधनं केलंय मी, इथे पुण्याला आहे मी। ओके, तर त्याचं ऑलरेडी पहिलं ससूनचं आहे, म्हणजे त्यांच्या रेकॉर्डला ते सगळं आधीचं आहे। ऑफलाईन सर्टिफिकेट असेल मॅडम? नाही, ऑनलाईन आहे माझं, ऑनलाईन सर्टिफिकेट म्हणजे प्रिंटेड सर्टिफिकेट आहे, हाताने लिहिलेलं नाही। त्याच्यामध्ये पण मॅडम 2 प्रकार आहेत, एक गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने एक वेबसाईट डिझाईन केली होती, त्याच्या मार्फत ऑनलाईन दिले जात होते। ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची वेबसाईट आहे, तिथून करा तुम्ही, आणि परत पुन्हा एकदा असेसमेंट करून घ्या। हो, मला फक्त एकच होतं की ती रिसीट आली आपल्याला ऍप्लिकेशनच्या ह्याची, की आम्ही जे हॉस्पिटल त्याच्यात येईल तिथे डायरेक्ट जाऊ शकतो ना? मग काय डेट? मंगळवार आणि शुक्रवार असे 2 दिवस। हो, त्या दिवसांमध्ये जाऊन मग पुढचं प्रोसिजर तिथे विचारून करू शकतो ना? म्हणजे ते तुम्ही जे म्हणालात 3 महिने 6 महिने अपॉइंटमेंटला लागतात, ते तिथे जाऊन ती लोक आम्हाला अपॉइंटमेंट देतील, बरोबर आहे? हा बरोबर, ते असेसमेंटसाठी हॉस्पिटलवर ते डिपेंड आहे मॅडम। बरोबर आहे। जर डॉक्टर स्पेशलिस्ट अवेलेबल असतील तर लगेच। आणि मध्ये काहीतरी आलं होतं की महाराष्ट्रात आता 3 वेळा हे करून 21 मार्च 22 पर्यंत ते पुढच्या 3 महिन्यांमध्ये स्पीडअप करणार आहेत ही प्रोसिजर, ह्याच्याबद्दल काही माहिती आहे तुम्हाला? नाही मॅडम। ओके, ठीक आहे, थँक्यू। यूडीआयडी सांगा मला परत सर, आम्ही बोरिवलीला राहतो, तर मग कुपर हॉस्पिटल मध्ये जाऊन इन्क्वायरी केलं आणि फॉर्म वगैरे फिलअप केलं तर चालेल का?
हा, सुरुवातीला फॉर्म फिलअप करा, नंतर कुपर हॉस्पिटलला व्हिजिट करा तुम्ही मंगळवार आणि शुक्रवार. अच्छा, पण फॉर्म म्हणजे मला ऑनलाईनच फॉर्म करायला लागेल first हा, ते? ऑनलाईन फॉर्म भरायला. आणि नंतर मग कुपर हॉस्पिटलमध्ये जाऊन व्हिजिट करायचं? हा बरोबर. अच्छा, मग आता मी बोरवलीला राहतो, तर दुसरा बोरवलीचं कुठं हॉस्पिटल मिळणार नाही का? नाही, एक तर राजवाडे हॉस्पिटल येईल, नाही कुपर हॉस्पिटल, दोन्ही पैकी एक हॉस्पिटल दोन्ही, येईल. साठी 2च हॉस्पिटल आहेत. अच्छा. दोन्ही पैकी एकाला तुम्ही visit करा. माझ्या मुलीचं डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट जे हॉस्पिटलचं आहे ते 2013 मध्ये काढलेलं आहे. तर नाही ते सर, 5 वर्षानंतर रिन्यू करा म्हणून सांगितलं, पण असं व्हर्बली सांगितलं, पण त्याच्यामध्ये असं काही लिहिलेलं नाहीये. नाही सर, ते व्हॅलिड नाही सर्टिफिकेट. आता तुम्ही नवीन सिस्टम आहे त्याच्या मार्फतच तुम्ही अप्लाय करा आणि हा. ते लागू होईल सगळीकडे. मग आता डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट आता हे बंदच झालं का? हा, ते सुरुवातीला सिस्टम होते ते बंद केले, आता नवीन स्वावलंबन कार्ड तिथूनच अच्छा, तुम्हाला. मग आता आपल्याला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिळणारच नाही, आता मिळेल तर UDID सर्टिफिकेटच मिळेल का? हा. आणि त्याच्यामध्ये काय त्यांचं असेसमेंट करून पर्सेंटेज काय येईल ते लिहून येईल त्याच्यामध्ये ना? ऑलरेडी प्रिंटेड येतात. अच्छा, मग ते म्हणजे ते परमनंट राहील का मग? हा, परमनंट राहील सर. ते रिन्यू करायची गरज नाही? डिपेंड राहील सर, असेसमेंट वरती डिपेंड राहील की रिन्युअल करण्याची त्याच्यावरती. अच्छा. ओके. परमनंट आहे का, असेसमेंट वर ते ठरवतील आणि मग आपल्याला सांगतील अकॉर्डिंगली हा, की 5 वर्षांनी रिन्यू करावं वगैरे व्हॉटेवर. ओके, थँक्यू. विशाल सर. विशाल सर, हा मैडम, ये इस एप्लीकेशन के लिए बच्चे का आधार आईडी होना जरूरी है क्या? मेरे बच्चों का आधार आईडी नहीं बना है अभी। दूसरा भी डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट होगा या वोटर आईडी होगा। पेरेंट का पासपोर्ट या आधार चलेगा कि बच्चे का ही होना चाहिए? नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उनका ही आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ वोटर आईडी है या कुछ जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको एक तो चाहिए उसमें से। एड्रेस प्रूफ में दूसरा बाकी का चलेगा, जैसे रेशन कार्ड है वो भी चल सकता है, लेकिन आप ट्राई करो पहले आधार कार्ड निकालने का। आधार कार्ड, तो आधार कार्ड कहाँ से बनवा सकते हैं अभी? आधार कार्ड सेंटर से आप विजिट कर सकते हैं ना, वहां से निकाल सकते हैं। विशाल सर. हा मॅडम. हा, मी काय बोलतोय ते UDID ला काय लागणार मला रिटर्न जरा सांगा ना प्लीज. एक फोटो लागेल, पासपोर्ट साइज फोटो. एक का? आणि सिग्नेचर लागेल मुलाची, सही मुलाची. ओके, मग सही करत नाही तर काय सांगायचं, काय अंगठा लागेल. आता ओके. हा, ऍड्रेस प्रूफ मध्ये आधार कार्ड लागेल आणि आयडेंटिटी प्रूफ मध्ये आधार कार्ड लागेल किंवा पासपोर्ट असेल, ड्रायव्हिंग लायसन्स. काय दादा, जरा एक काम करा ना, हे सगळं ना व्हॉट्सअपला पाठव जरा प्लीज. हो, शेअर केलं जाईल सगळी. ओके, थँक्यू. हा, विशाल सर, मला तुम्हाला विचारायचा प्रश्न. मी माझ्या मुलाचं काढलाय ऑनलाईन वरून. मी कुपर हॉस्पिटल मध्ये गेली. कुपर हॉस्पिटलने त्यांच्याकडे काय फॅसिलिटी नव्हत्या एवढ्या काय. मला हे नायर हॉस्पिटल आणि आपलं सायन हॉस्पिटल मध्ये पाठवलंय त्या लोकांनी. पाठवून त्यासाठी काय विजिट जाऊन काय करावं लागतं? तुम्ही नायर हॉस्पिटलला व्हिजिट केली का? नाही ना अजून सर केली. हा, मग तो नायर हॉस्पिटल मध्ये रिपोर्ट घेऊन तर डायरेक्ट कुठे भेटायचं असं नायर हॉस्पिटल मध्ये गेल्यावर? ओपीडी सेक्शन असेल ना, तिथे चौकशी करा. म्हणजे आपण सायकोलॉजिस्ट डॉक्टरकडे जायचं का डायरेक्टली? ते हा, खाली चौकशी कक्ष असेल ना, तिथे इन्क्वायरी करा ओपीडी सेक्शन मध्ये, तिथून तुम्हाला गाईड करतील. चालेल सर. सर, ते किती दिवसात मिळतं आपल्याला डिसेबिलिटीचं कार्ड? हा सर, 3 ते 6 महिने लागतात मॅडम. 3 ते 6 महिने. 3 ते 6 महिने. हा, चालेल. थँक्यू सर. मी काय बोलतो माहितीये सर, विशाल सर. हा मॅडम. आम्ही काय बोलते ते UDID काय ते आपलं काय बोलतो त्याला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आहे ना, ते 27/7/17 मध्ये काढलेलं आहे. ते रिन्यू लागेल का परत? हा, लागेल.
मग कुठे जायचं डायरेक्ट ऑनलाईन काय हा वस्तू करायला लागेल? ऑनलाईन करणं ऍप्लिकेशन. चालेल. मग त्याला काय लागणार मग? हो आणि त्याला काय लागणार मग परत हे ऑनलाईन करायसाठी? हॅलो हॅलो आम्ही काय त्यासाठी काय लागणार परत रिटर्न? आवाज येत नाही हो तुमचा. आम्ही काय होती ते रिन्यू करण्यासाठी परत काय लागणार हो असं विचारते मला. सर्टिफिकेट. तुमच्याकडे सर्टिफिकेट नाही मॅडम, ते ऑलरेडी तुम्ही बोलताय ते जुनं सर्टिफिकेट आहे. नवीन Okay. सर्टिफिकेट अप्लाय करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करा तुम्ही सुरुवातीला, त्याच्यानुसार होईल. मग त्यासाठी काय लागणार? आता मॅडम तेच सांगितलं प्रेझेंटेशन मध्ये, त्याच्यानुसार तुम्ही करा अर्ज. काय अडचण असेल तर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, मी करून देईन तुम्हाला. तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू मग? हा हा चालेल ओके. व्हॉट्सअप आहेत ना? हो आहे मॅडम. ओके ओके हा चालेल. Sir, we'll begin with the Nirmay card thing. And later on, we can hold on for the questions आणि नंतर घेऊ शकतो आपण. हा ठीक आहे मॅडम. हॅलो हा एक मिनिट मॅडम. स्क्रीन विजिबल आहे का मॅडम? हो सर हो. स्लाइड शो में डाल दो विशाल, एंड you're on slide 9, not 1. आप स्लाइड 9 पर हो. हाँ Yeah, go ahead. हम अभी दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनके थ्रू ये जो स्कीम है निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, पूरे देश भर में ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन का काम अलग अलग रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके थ्रू किया जाता है. इसका बेसिक डिटेल्स ऐसा है कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन है या सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म है या मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 4 प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए ये स्कीम बना गई है. इसमें से इनकम का क्राइटेरिया कुछ नहीं है, कास्ट का भी नहीं और एज का रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है. कोई भी थ्रू आउट द लाइफ अप्लाई कर सकता है. प्री मेडिकल चेकअप भी नहीं है, जैसे कि अलग अलग आपको इंश्योरेंस लेते हैं तो पहले आपको मेडिकल चेकअप करना पड़ता है या कुछ नोटिस है उसका आपको जानकारी देना पड़ता है. इस स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्री मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है. आप ये जो स्कीम है हर साल आपको रिन्यूअल करते जाना है और आपको कुछ जो भी बेनिफिट्स है वो आपको ले सकते हैं. ये सब ओपन फॉर ऑल है, बस एक ही क्राइटेरिया उनका, जो पर्सन ऑटिज्म होना चाहिए, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 4 प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बना गई है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो आपको हर साल हर महीने एक प्रीमियम अमाउंट भरना पड़ता है जो कॉस्टली होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी घर में होता है
तो ये जो स्कीम्स के अनुसार जैसे कि आप 500 रुपीज न्यू चार्जेस पे करेंगे तो उसके थ्रू आपको थ्रू आउट ईयर आपको उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो भी हेल्थ का कंडीशन है उसका बच्चे का अलग अलग हॉस्पिटल में आपको विजिट करके या कुछ ऑपरेशन करना है तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको जो बेनिफिट है वो बेनिफिट लेके आपको अलग अलग कौन सा भी हॉस्पिटल है वहां जाके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं कि आपको स्पेसिफिक क्लिनिक या स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ही जाना है, आप कौन से भी सेंटर या कौन से भी हॉस्पिटल में जाके आपको बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, एक पासपोर्ट साइज फोटो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट इन केस फैमिली बिलोंग टू बीपीएल। इन केस बीपीएल में फैमिली है तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरत है। इन केस लीगल गार्डियन है जैसे कि उनके जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके सिस्टर है या ब्रदर है या रिलेटिव है तो उनके लिए लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होना जरूरत है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिसेबिलिटी वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, ये सब एसेंशियल है। इनकेस ऑप्शनल में इनकम प्रूफ और लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको बाय हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको सबमिट करना है। ह्याला यूडीआयडी सर्टिफिकेट नको का? हाँ सर, यूडीआयडी सर्टिफिकेट म्हणजे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये, तेच यूडीआयडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आहे, तेच तुम्हाला जमा करायचं आहे। दोन्ही एकच आहे? हाँ एकच आहे सर। ओके ओके ठीक है। हाँ निरामय के अंतर्गत अलग अलग कवरेज दिया है। 1 लाख का टोटल इंश्योरेंस कवर किया गया है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में। जैसे कि आईपीडी डिपार्टमेंट है उनके लिए 70,000 का प्रावधान रखा है, उसमें से करेक्टिव सर्जरी 40,000 का है, नॉन सर्जिकल है तो 15,000 तक बेनिफिट ले सकते हैं। इनके सर्जरी टू प्रिवेंट अग्रेशन उसके लिए 15,000 है। जैसे कि सीपी चाइल्ड है उनके लिए बोटॉक्स का इंजेक्शन लेना पड़ता है, बहुत सारा कॉस्टली इंजेक्शन होता है, तो प्रिवेंट टू अग्रेशन होता है डिसेबिलिटी का, उसमें से 15,000 आप ले सकते हैं। इनकेस कुछ सर्जरी नहीं हुआ है, बस आईपीडी में एडमिट किया है तो भी आप 15,000 तक आपको लाभ ले सकते हैं। इनकेस कुछ बड़ी सर्जरी करना है तो आप 40,000 तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी जो ओपीडी डिपार्टमेंट है उसके लिए 14,500 का बेनिफिट है, उसमें से अलग अलग टेस्ट है उसके लिए 8,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि पैथोलॉजी टेस्ट है, अलग अलग जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं टेस्ट, वो सब टेस्ट के लिए या ब्लड टेस्ट है, जो भी टेस्ट है उसके लिए 8,000 तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए आपको 4,000 का प्रावधान दिया है, उसमें से आप रेगुलरली डॉक्टर का विजिट करते हैं, उनका चार्जेस है, मेडिकल का चार्जेस है, वो सारा उसमें से 4,000 में कवर होता है। और एक 2,500 में से आपको डेंटल का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, दांत का कुछ ऑपरेशन करना है, दांत सफाई करना है या दांत का कुछ इश्यू लग रहा है, वो भी कर सकते हैं, उसके लिए 2,500 तक का प्रावधान रखा गया है। ऑनगोइंग थेरेपीज है जैसे कि ओटी है, पीटी है, जो भी अलग अलग थेरेपी है उसके लिए 10,000 का लिमिट रखा है, ये ईयरली लिमिट है, 10,000 आपको 1 साल में मिल सकता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ मेडिकल है आईपीडी ओपीडी का, वो 4,500 तक आप ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1,000 है, लेकिन वो इनकेस आपको एडमिट करना पड़ा बच्चों को, एम्बुलेंस का बिल्स ओरिजिनल होना जरूरत है, तो उसी टाइम आपको 1,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ये टोटल 1 लाख का लिमिट है, आप 1 साल में इसका लाभ ले सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया जैसे आईपीडी है, ओपीडी है, थेरेपी है, मेडिसिन है, वो सारी चीजें इसमें कवर की गई है। टोटल 1 लाख का इंश्योरेंस आपको 1 साल में दिया जाता है। डिसेबिलिटीचं काय पर्सेंटेज तुम्ही पकडता याच्यामध्ये? मॅडम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू केलं जातं 40% वरतीच असेल तेच व्हॅलिड पकडले जातात। 40च्या वरती पाहिजे? हां, आणि चिंदे 4 प्रकारचे डिसेबिलिटी आहे। मिळत नाही का निर्भया इन्शुरन्स? शेवटी क्वेश्चन घेतो मॅडम, एक कंप्लीट। हां ओके। एनरोलमेंट प्रोसीजर क्या है इसका? आपको कौन से भी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि सोपान है, अलग अलग आपको
रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नेशनल ट्रस्ट की रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास आपको अप्रोच करना है स्कीम का लाभ लेने के लिए। जैसे कि मुंबई सबर्बन में सोपान संस्था काम कर रही है, तो उनके पास आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए वो सब आपको लेके जाना है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, और उसके बाद वो प्रोसीजर हो जाता है। एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद आपको एक रजिस्टर नंबर आता है, एनरोलमेंट नंबर आता है, तो वो नंबर आपको उनके पास से कलेक्ट करना है, और आप ट्रैक भी कर सकते हैं आपका स्टेटस क्या है, अप्रूवल हुआ है या पेंडिंग हुआ है, जो भी स्टेटस है आप जान सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रीमियम है, जैसे कि डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक प्रीमियम भी पे करना है। जैसे कि बीपीएल कैटेगरी का है तो आपको न्यू एप्लीकेशन के लिए 250 रुपीज है, रिन्यूअल के लिए 50 रुपीज है, अबो बिलो पॉवर्टी है उसके लिए उनके लिए 500 रुपीज है, और रिन्यूअल 250 रुपीज चार्जेस है। इनकेस लीगल गार्डियन है, जैसे कि ब्रदर है, सिस्टर है या रिलेटिव है, उनके पास लीगल गार्डियन सर्टिफिकेट है, उनके लिए ये कॉस्ट नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका लाभ ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रीमियम भी हर साल आपको पे करना है। आपने प्रीमियम डिले कर दिया तो कार्ड भी डिले हो सकता है। ये प्रीमियम जो है ये ऑनलाइन पे करना है कि वहां जाके प्रीमियम करना है? सर मैं लास्ट में समझता हूँ। ओके। क्लेम प्रोसीजर है, आपको एक बार आपने रजिस्टर संस्था के पास जाने के बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, प्रीमियम पे किया, उसके बाद आपको एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है, उसके तहत आपको क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आईपीडी, ओपीडी, थेरेपी का बिल है, मेडिकल का बिल है, ये सब बिल आपको क्लेम करना है रेगुलरली। उसके लिए भी टाइम लिमिट है, 1 मंथ का टाइम लिमिट रखा है, बिल डेट के अनुसार 1 महीने के अंदर आपको सबमिट करना है। उसमें से जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जो रक्षा टीपीएस से फॉर्म इशू किया जाता है, वो आपको फॉर्म फिलअप करके उसके साथ डॉक्टर का ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल हॉस्पिटल का बिल है, मेडिकल का बिल है या थेरेपी का बिल है, वो सब आपको अटैच करना है। उसके बाद आपको जो भी बिल, टोटल बिल अमाउंट है वो ठीक से लिखना है। आपने जो बिल अटैच कर दिए है वो अमाउंट मैच होना चाहिए। इनकेस मैच नहीं हुआ तो क्लेम रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और जो फॉर्म होता है वो दोनों का भी साइन होना चाहिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन साइन ऑप्शन रहता है उधर, वो दोनों भी आपको साइन करना है। और लास्ट में मैंडेटरी फॉर्म रहता है, बैंक का डिटेल्स रहता है, वो आपको केयरफुली फिलअप करना है। उसके अनुसार ही आपको जो ई ट्रांसफर से आपको पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना है, अपने जो बैंक का डिटेल्स है वो आपको केयरफुली फिलअप करना है। आपका क्लेम करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आप रक्षा टीपीए को सेंड कर रहे हैं उसका एक फोटो कॉपी आपको लेना है, जोरा सेट बना के रखना है कि हमने इस डॉक्यूमेंट्स रक्षा टीपीए को सेंड कर दिए। एक बार क्लेम आपने भेज दिया, उसके बाद आपको एक मोबाइल पर एसएमएस आता है हुआ है और उसका क्लेम आईडी ये है, तो आपको मोबाइल पर भी एक एसएमएस आता है, ईमेल पर भी मेल आता है कि आपका क्लेम रिसीव हुआ है और उसका क्लेम नंबर है। आप क्लेम का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, रक्षा टीपीए का वेबसाइट है, वहां जाकर आप क्लेम का स्टेटस जान सकते हैं। और जो पीरियड रहता है मैक्सिमम 45 डेज का रहता है, उसके अंतर्गत आपका क्लेम सेटल हो जाता है। इनकेस कुछ डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिपेंसी है, क्वेरी निकल गया, तो आपको विदिन 15 डेज आपको वापस से सबमिट कर देना है। इनकेस आपने सबमिट नहीं कर दिया तो क्लेम रजिस्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार आपने क्लेम कर दिया तो आपको रेगुलरली उनके साथ फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेने के बाद जो क्वेरीज है वो भी सॉर्ट आउट करना है। इनकेस क्वेरीज नहीं है तो क्लेम डायरेक्टली अप्रूवल हो जाता है और आपका जो बैंक अकाउंट है बच्चे का, उसी अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये डिटेल्स है रक्षा टीपीए का, जो मरवाड़ में ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है उनका, उनको भी डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लेम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कुछ जानकारी चाहिए तो उनको डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप, क्लेम स्टेटस क्या है या क्लेम पेंडिंग क्यों है, पेमेंट कब आएगा, ये सब आपको जानकारी, जो भी आपके क्लेम के रिलेटेड क्वेरीज है वो डायरेक्टली आप उनको पूछ सकते हैं।
और इनकेस आपको डिफिकल्टी लग रही है कि इंश्योरेंस कंपनी में कांटेक्ट करने के लिए, तो हमारा ऑफिस है, सोपान का ऑफिस है, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हमारी तरफ से हेल्प हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है क्या निरामय हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? विशाल, मैंने जो पूछा था ना कि ये जो प्रीमियम अमाउंट है, हाँ, वो जो रिन्यूअल करना है वो हमको उधर जाके ही पे करना पड़ेगा कि ऑनलाइन पे कर सकते हैं अगेंस्ट द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन? प्रेफरली आपको ऑफिस में आके ही पे करना है। ओके, ऑनलाइन नहीं पॉसिबल? ऑनलाइन आपको भरना है तो डायरेक्टली वेबसाइट से भी भर सकते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहेगी। पेमेंट फेल गया या कुछ हो गया तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आप खुद भी रिन्यूअल कर सकते हैं उसको। नेशनल रिस्क का वेबसाइट है, वहां जाके आपको रिन्यूअल आप डायरेक्टली भी ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर्ड संस्था है उनके पास भी कर सकते हैं। रिन्यूअल के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं, न्यू के लिए आपको एक बार ऑफिस में आना पड़ेगा, लेकिन रिन्यूअल आप खुद घर से भी कर सकते हैं। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बिल्स होते हैं, मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हुआ कुछ, तो उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो क्लेम में पास नहीं होते, जैसे इनिशियली जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं या नर्सिंग चार्जेस होते हैं, जनरली इंश्योरेंस कंपनीज ये सब पास नहीं करती है, तो इसमें ऐसा कुछ है क्या एक्सेप्शंस कि कौन कौन से बिल पास नहीं होंगे? सर, जो हमने क्राइटेरिया दिया है उसके अनुसार ही आपको क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। जैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है उसके अनुसार ही आपको मिलेगा। ये तो आपने हेडर्स बता दिया, ठीक है। हाँ। इसके अंदर में कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज ऐसे हैं जो नहीं क्लेम पास होंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे भी क्लेम्स होता है, बट वो जैसे ये नर्सिंग चार्जेस है वो नहीं पास करते हैं, अगर डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस है वो नहीं पास करते हैं। नहीं, यहाँ पे डॉक्टर का कंसल्टेंसी चार्जेस मिल जाता है सर, उसका कुछ ये नहीं है। जो रेगुलर मेडिकल चेकअप है उसमें वो चला जाता है, उसमें उनको मिल जाता है। तो कोई डिवाइसेस है या कुछ आपको ऑपरेशन के टाइम, जैसे कि पैर का प्रॉब्लम जयपुर फूट लिया आपने, तो हेयरिंग मशीन है, मशीन लिया, तो वो चार्जेस है वो आपको इशू नहीं किया जाता। जो हेल्थ रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उसका आपको चार्जेस मिलता है, लेकिन असिस्टेड डिवाइसेस होता है उनका चार्जेस आपको नहीं पे किया जाता। लेकिन मैक्सिमम यही लिमिट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो जितना 4000 लिखा हुआ है, तो मेडिकल चेकअप के लिए आपको मैक्सिमम 4000 ही मिलेगा फॉर द ईयर। नेक्स्ट ईयर आपका रिन्यूअल हो जाएगा तो अगेन 4000। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी भेजना पड़ता है क्या क्लेम के साथ में सारे? जैसे अगर कुछ एक्सरे वगैरह लिया है या कुछ टेस्ट कराए हैं तो वो सब साथ में भेजना पड़ेगा? हाँ, वो सब जो भी रिपोर्ट्स हैं आपके बिल्स है वो आपको सबमिट ओरिजिनली सबमिट करना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। विशाल सर, हाँ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ये होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक ही इंक्लूड होगा ना? हाँ, दोनों भी आता है। जो भी हेल्थ रिलेटेड है वो सब उसमें कवर हो जाएगा। आयुर्वेदिक भी हो जाता है, रेगुलर भी। ओके ओके, थैंक यू सर। और 3 साल से मैंने आपके थ्रू ही लिया हुआ है ना, तो 3 साल से मेरा एकदम स्मूथली चल रहा है और आपने बहुत अच्छे से मुझे अभी तक गाइड किया करके, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। सारे क्लेम्स मेरे बहुत इजीली सेटल हो रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर करके इसी के लिए। और ये सेशन सारे पेरेंट्स को भी बहुत बेनिफिशियल होगा आई होप। और कुछ भी हेलो हेलो, हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, वन क्वेश्चन, बॉर्डर लाइन पे होगा तो अप्लाई कर सकते हैं? डिसेबिलिटी बॉर्डर लाइन पे मिनिमम डिसेबिलिटी 40% का है, उसके अनुसार ही आप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल बोर्ड होते हैं वो डिसेबिलिटी इशू करते हैं नहीं करते वो पता नहीं। बिलो 40% होगा तो नहीं मिलेगा? क्या बोल रहे सर? बिलो 40% डिसेबिलिटी होगा तो नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, विशाल सर, हाँ मी काय बोलते, ते पैसे भरायचे होते मग ते कसे भरायला लागणार आता? ऑफिस मध्ये या ना मॅडम। ओके, कारण की 2-4 वेळा तुमचा फोन लावला ना, फोन तुमचा तुम्ही उचलत नव्हता, म्हणून विचारलं तुम्हाला।
काय प्रॉब्लम असेल, फोन का कुछ इशू हो गया तो आप व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कारण की तुमचा नंबर नाही ना माझ्याकडे, म्हणून बोलली। एक मिनट, मेरा सजेशन है विशाल कि आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, या सो ऑल कैन बी सेंड टू स्नैक महा, सो दैट यू नो बहुत, बिकॉज विशाल इज वेरी बिजी और वो कॉल्स वेरी ऑफ्टन उठाते नहीं है पेरेंट्स के तरफ से, बट ही इज जस्ट वेरी बिजी। आप ईमेल लिख दीजिए अपने सारे डिटेल्स के साथ, ही विल रिप्लाई टू दैट। हेलो विशाल सर, सर काफी पेरेंट्स या स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल ट्रस्ट को रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको प्रोसीजर क्या है उसमें रजिस्टर आपके थ्रू गए तो लाइक यू विल हेल्प अस? हाँ, हेल्प हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या आपको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स? वो उसने बोला डिटेल सब, मतलब स्टूडेंट्स के आपको। आप कौन सी संस्था से बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे एक स्कूल है, इट इज अंडर वन एनजीओ, ओके, बट दैट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर टू नेशनल ट्रस्ट वगैरह। आप काम कीजिए, जो भी बच्चों का जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो बना दीजिए, सेट्स बना दीजिए। ओके ओके, तो हमारी तरफ से वो रजिस्टर हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 1 लाख का इंश्योरेंस, 1 लाख का। हाँ, तो मैं Vishal sir, I want to ask one thing. This is regarding the disability certificate. Actually, so far, we have not taken disability certificate for our child. Okay, so मुझे fresh मुझे लेना पड़ेगा. So I can get the thing online, right? By submitting all the documents that you mentioned. हाँ, yes. है ना सर? हाँ हाँ, ओके। एंड वी रिसाइड इन खारगर, तो मुझे मतलब हम लोग अप्लाई करते ही हम लोग को हॉस्पिटल से कॉल आएगा, ऐसा है ना? कॉल नहीं आएगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल से। अच्छा, विच हॉस्पिटल एग्जैक्टली आई एम रिसाइडिंग इन खारगर? खारगर रायगढ़ में आता है। हाँ, तो आपको अलीबाग सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अलीबाग सिविल हॉस्पिटल, ओके। एंड इसका कुछ डेडलाइन है, डेट है विदिन व्हिच वी हैव टू अप्लाई? नहीं, डेडलाइन कुछ नहीं मैडम। ओके ओके, थैंक यू विशाल सर। या और कोई क्वेश्चंस है? ओके मैम, के बारे में। ओके, शोभा मैम, कैन आई कंक्लूड? You done speaking? Hello? Hello, yes. Hello? Hello? Yes, sir. हाँ, मुझे ऑटिज्म के लिए एक नया सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना था। हेलो? Hello, Vishal sir. Can I get your email ID? हेलो? It's there in the chat box. Email ID has been put up by Shobha ma'am in the chat box. हेलो? Okay, okay. हेलो? हेलो? Yes, yes, sir. हाँ, तो ऑटिज्म के लिए मुझे, Thank you. हेलो? हाँ सर, बोलिए ना। हाँ, मला ऑटिझम साठी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवायचं होतं, तर त्याच्यासाठी IQ टेस्ट करावी लागेल ना अगोदर? सर, सुरुवातीला तुम्हाला फॉर्म भरायला लागेल, त्याच्यानंतर हॉस्पिटल व्हिजिट करा, त्यानंतर ते रेफर करतील तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये, त्या हॉस्पिटलला व्हिजिट करा। अच्छा, हेलो? हाँ सर, हेलो? आवाज? प्रोसिजर सर तेच आहे, तुम्हाला ऑनलाईन ऍप्लिकेशन करायचं आहे सुरुवातीला, त्याच्यानंतर तुम्हाला ते हॉस्पिटलला व्हिजिट करायचे, जे हॉस्पिटल त्याच्या लिस्ट मध्ये येतील त्या हॉस्पिटलला व्हिजिट करा, त्यानंतर ते रेफर करतील त्या हॉस्पिटलला जाऊन तुम्ही असेसमेंट करा आणि ते रिपोर्ट त्यांना परत जमा करा। अच्छा, तिथे जाताना मुलाला न्यावं लागेल ना? हा सर, मुलाला घेऊन जायला लागेल। अच्छा, मग ते किती दिवसामध्ये होतं ते? सर, डिपेंड तुमच्या प्रोसिजरवरती आहे, जर असेसमेंट प्रोसिजर लवकर झाली तर तुम्हाला लवकर सर्टिफिकेट इश्यू केलं जातं। इन केस असेसमेंट साठी डेट पुढची दिली 1-2 महिन्यानंतर, तर ते वेळ लागेल त्याला। अच्छा, मग ते स्कूल तर्फे पाठवलं जातं का आपण पर्सनली असं ऑनलाईन करू शकतो? प्रेफरली सर, तुम्हाला ऑनलाईन जर असेसमेंट साठी जायचं असेल, पालक स्वतःही जातात तिथे आणि ते करून देतात। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूलचं काय लागेल का? स्कूलचं नाही काय डॉक्युमेंट्स लागणार सर, इन केस मेडिकल हिस्ट्री फक्त लागेल, जसं की जुनं डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट असेल ते लागेल,
आधार कार्ड आणि त्याचा फॉर्म भरला होता तो आणि रिसिट लागेल. एवढे डॉक्युमेंट्स फक्त घेऊन जाऊ तुम्ही. नाही पण जुनं डिसॅबिलिटी काढलेलं नाही, फ्रेश आहे ना. नाही नसेल तरी चालेल, मग तुम्ही फक्त आधार कार्ड आणि जे काय तुम्ही अटॅचमेंट केली होती फॉर्म भरताना ते सगळे घेऊन जाताना आणि मुलाला घेऊन जावं आणि त्यानंतर ते व्हेरीफाय करतील. अच्छा अच्छा. आणि ते मिळण्यासाठी इश्यू होण्यासाठी किती वेळ लागतो? ते समजा डिपेंड हॉस्पिटल वरती आहे. हॉस्पिटल असेसमेंट करण्यासाठी पेशंट डॉक्टर असतील अवेलेबल तर लगेच होऊन जातं ते. नसतील तर तुम्हाला ती डेट दिली जाते, त्या डेटला जाऊन तुम्हाला असेसमेंट करावं लागते. अच्छा. आणि ते वयाची काय अट असते का? इतक्या वर्षानंतरच ते करावं लागतं सर्टिफिकेट? नाही वयाची अट नाही सर. नाही पण डिसॅबिलिटी म्हणजे ऑटिझम साठी आता त्याचं कन्फर्म कधी होतं की त्याला म्हणजे ऑटिझम आहेच का? ते कसं 5 वर्ष 6 वर्ष स्कूलिंगचं टाइम असं काही असतं का? सर तुम्ही सुरुवातीला फॉर्म भरा, त्यानंतर हॉस्पिटलला जावा, तिथून तुम्हाला जे काय स्पेशलिस्ट असतील ते तुम्हाला सजेस्ट करतील कोणत्या हॉस्पिटलला जायचं असेसमेंटला. त्यानंतर सांगू शकतील. नाही मला फक्त एजच विचारायचं होतं. आता 5 वर्ष आहेत त्याला, तर ते जाऊ शकतो का आपण? म्हणजे याला ऑटिझम कन्फर्म आहे असं कोण ठरवणार? म्हणजे तिकडे गेल्यावरच ते ठरवणार ना? हा फॉर्म भरताना तुम्हाला तुम्ही स्वतः भरू शकता. फॉर्म मध्ये डिसॅबिलिटी तुम्ही निवडू शकता, पण हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर फॉर्म तुम्ही व्हेरीफाय ते हॉस्पिटलचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर करतात, त्याच्यानुसार तुमची डिसॅबिलिटी डिसाईड केली जाते. अच्छा ठीक आहे. थँक्यू सर. wrap up. Yeah, okay. विशाल सर, थैंक यू सो मच कि तुम्ही आम्हाला इतका चांगले इन्फॉर्मेशन दिले. आपने सभी को इन्फॉर्मेशन दिया इतने अच्छे से, उसके लिए थैंक यू विशाल सर. और अगर आपको किसी को भी कुछ भी इसके बारे में और जानना है या फॉर्म भरने में हेल्प चाहिए तो जो चैट बॉक्स में ईमेल आईडी डाला है आप उसके ऊपर आपका डिटेल सब भेज के विशाल सर को भेज दीजिए, तो वो आपको वैसे कांटेक्ट कॉल बैक या कांटेक्ट करेंगे. और सोपान इज द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दिस ऑल थिंग्स हैपन, तो कभी भी आप सोपान के ऑफिस में आके अपॉइंटमेंट लेके आके सब करवा सकते हैं. And everyone, thank you so much. Shobha ma'am, thank you. Yeah. Thank you parents for attending. Yeah, thank you Vishal. That was a wonderful presentation. Okay, thank you. Thank you ma'am. Thank you sir, Vishal sir and Shobha ma'am. Hello.